हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएस पे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एनटीपीसी के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, जीके जीएस के साथ साथ करेंट को भी अपडेट करते हैं। इससे पहले हम लोग 11 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 12 का एनालिसिस करेंगे। यह जो सेट है वह 3/4/2021 के सेट है, जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का है। तो आज हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीरीज के क्रम में पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जो है उसके सीपीयू का दो कंपोनेंट कौन कौन है? तो कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, यह सीपीयू का दो कंपोनेंट है। एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। कभी कभी फुल फॉर्म भी कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ दिए जाते हैं, जैसे रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रीड एक्सेस मेमोरी, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सबको याद रखिएगा। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा कैलकुलेटर के रूप में आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो करेंट में भी पढ़े होंगे दोस्तों कि चीन ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। वह नाभिकीय संलयन तकनीक के थ्रू सूर्य का विकास किया है। कृत्रिम सूर्य जो बनाया है उसका नाम HL2M टोकामक भी है, इसको याद रखिएगा। यह जो सूर्य है वह 150 मिलियन डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है हमारा डिग्री तापमान का इससे ऊर्जा को निकाल सकता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य से ऊर्जा का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। नाभिकीय विखंडन जो होता है दोस्तों, उसमें एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है, जहां जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एमसीबी जो होता है उसका फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वह मेन लाइन को बिल्डिंग या घर या प्लांट के सभी लाइनों को ब्रेक कर देता है। यह मेन सर्किट के पास लगाया जाता है। एमसीबी जो है वह लाइन को सप्लाई करने का काम करता है। अगर इसको ऑफ कर दीजिएगा तो लाइन जो है वहीं से ब्रेक हो जाता है। एमसीबी की एक और बड़ी खासियत यह है कि अगर विद्युत परिपथ में धारा का मान अत्यधिक हो जाए, जिसे हम लोग लघु पतन कहते हैं, तो उस समय एमसीबी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जिससे सर्किट के सारे लाइन ब्रेक हो जाते हैं, जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की क्षति होने से बच जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जो है वह हेग में स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है। द हेग नीदरलैंड में है, इसको याद रखिएगा। नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि भविष्य में कभी दूसरे विश्व युद्ध के जैसा तीसरा विश्व युद्ध न हो और अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में किया गया था, जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह भाषा लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इस 22 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिलता ही है, इसके अलावा दो और भाषा में मिलता है जो अंग्रेजी और राजस्थानी है। पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त हुआ। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा, जिसका ट्रिक है नपक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को मान्यता प्राप्त हुआ। और 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 24 दिसंबर 2003 को किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग मानव अधिकार दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे डे भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को झंडा दिवस या भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है या पुरुष दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। मिल्क दिवस, दूध डे 1 जून को मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस या बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसने सारे दिवस को याद रखिएगा। बहुत सारे दिवस है दोस्तों, जब जब आएगा तो मैं उसे रिवाइज करती रहूँगी। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को इसके द्वारा पहचाना जाता है। तो इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर को उसके आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस एक होता है दोस्तों, उसी के द्वारा किसी भी चीज़ को पहचाना जाता है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र नाथ रॉय, जिनको एम.एन. रॉय बोलते हैं। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय एम.एन. रॉय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो था वह 1919 में लेनिन के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद 1897 में बेलूर में स्थापना किए थे अपने गुरुजी के याद में, तो उनको भी याद रखिएगा। यह यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसी अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है, जिसका ट्रिक है ATMM: असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है शामिल नहीं है। तो त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स में शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो जो 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षक थे मियाँ मीर, वह पंजाब से संबंधित थे। यह जो है मियाँ मीर जो है दोस्तों, यह हरमिंदर साहिब, जिसे हम लोग स्वर्ण मंदिर कहते हैं, इसकी नींव रखी थी। नींव रखने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। हरमिंदर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और अमृतसर पंजाब में है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इस स्वर्ण मंदिर पर सोने का चादर राजा रंजीत सिंह के द्वारा चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ये गलत है दोस्तों। इमली में जो है दोस्तों, वह इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और लैक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वह खट्टे पदार्थ इमली में तो नहीं पाया जाता है दोस्तों, जैसे संतरा वंतरा हो गया, ये सब में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है? तो अर्जेंटीना पेरिज, यही गलत है, ये सुमेलित नहीं है। पेरिज जो घास का मैदान है वह उत्तरी अमेरिका, कनाडा में पाया जाता है। पम्पास जो घास का मैदान है वह अर्जेंटीना में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, मध्य एशिया को स्टेपी कहते हैं और दक्षिण अफ्रीका को विल्ड्स कहते हैं। और प्रेरी जो है वह उत्तरी अमेरिका और कनाडा में कहते हैं। तो याद रखिएगा। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पाज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संघाई त्योहार भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो संघाई जो त्योहार है वह भारत के मणिपुर राज्यों में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हॉर्नबिल याद रखिएगा। केर और खारची पूजा, ये बहुत बार पूछा गया है। केर और खारची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है?
तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा होता है। पाक जलडमरू मध्य इंडिया और पाक को जोड़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो कृषि खेती जो है वह असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। कृषि को संगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। बिहार के 70% जो भूभाग है वह कृषि योग्य है, जिसमें 40-60% पर कृषि किया जाता है। वर्तमान में बिहार के लगभग 80% जनता, 80% किसान जो हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये सबको याद रखना है। इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो मारियो द्रागी। ये 2021 का उस समय का करेंट था दोस्तों। अभी इटली के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वह जॉर्जिया मेलोनी है। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही थी जॉर्जिया मेलोनी और पीएम नरेंद्र मोदी। इटली की राजधानी रोम है और इटली की करेंसी यूरो है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में और यह लागू हुआ था 1993 में। तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायत का गठन किया गया और संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और पंचायत को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत सबसे पहले पंचायत राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका या नगर परिषद का गठन किया गया था, जिसकी चर्चा याद रखिएगा अनुच्छेद 12 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पे है, जो कि केरल में है। इसको ध्यान रखिएगा। इस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा 12 फरवरी 1976 में किया गया था। 1976 में। यह केरल की सबसे लंबी नदी है, जो पेरियार नदी है, जो 244 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सहतूत बांध बनाने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत के द्वारा भूटान में भी बहुत सारी परियोजनाएं और बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? सरकारिया आयोग जो है इसकी स्थापना राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तन का सुझाव देने के लिए किया गया था। अगर इसे शॉर्ट में कहें तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन
1983 में किया गया था। यह आयोग केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संतुलन को बनाए रखने के लिए, और क्या वित्तीय व्यवस्था में कितना राज्य का परसेंटेज होगा, इसको निर्णय लेने के लिए गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल जो आंदोलन है वह हेनरी विवियन डिरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन 1828 में बंगाल में शुरू किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। राजा राममोहन राय के प्रयास से 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का विरोध किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी सती प्रथा का विरोध किया था और विधवा पुनर्विवाह को स्थापित करने में अपना योगदान दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो यह शरणार्थी लड़कियों के लिए बी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक लिखे थे। मलाला यूसुफजाई को 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम वेमेश चंद्र बनर्जी है, के द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष सचिव जो थे वह एओ ह्यूम को बनाया गया था, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 2 प्रतिनिधि मुस्लिम के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी। तो डेविड हेयर एक डच व्यापारी था जिसने आधुनिक शिक्षा के बढ़ावा देने में राजा राममोहन राय की मदद की थी। डेविड हेयर, इनका भी नाम याद रखिएगा। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो एकाइनोडर्मेटा जो होता है, इस संघ के जो सदस्य होते हैं वह मुक्त जीवन जीने वाले समुद्री जीव होते हैं। आर्थ्रोपोडा तो आपको पता है वो दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिएगा। शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? तो शिशु मृत्यु दर जो होता है वह उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वालों बच्चों की संख्या का अनुपात होता है। 1 साल में 1000 अगर जीवित बच्चे जन्म लिए हैं तो उसमें 1 साल से कम आयु के जितने बच्चे मरे हैं, डेथ किए हैं, उसी के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। याद रखिएगा, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, जो भारत की सबसे बड़ी बांध है।
ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है, याद रखिएगा, इसका निर्माण होता है और यह असम में होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं और स्थानीय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है। गंगा का निर्माण देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उबटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण हैं? तो उबटू, मिंट और फेडोरा जो है वह लिनक्स के संस्करण है। लिनक्स जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10, MS डॉस ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स का ही एक संस्करण है, वर्जन है, जिसे उबटू, मिंट्स और फेडोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो मई 2005 में यह संसद के द्वारा पारित किया गया था और जून 2005 में इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। दोस्तों, किसी भी अधिनियम, एक्ट और एक होता है बिल, कानून, तो ध्यान रखिए कभी भी लोकसभा या राज्यसभा में पारित किया जाता है, अगर लोकसभा से वह बिल पारित होकर राज्यसभा में जाता है या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आता है, इसके बाद अगर दोनों सदनों से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति अगर उस बिल पे सिग्नेचर कर देते हैं तो वह एक्ट बन जाता है। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई भी अधिनियम, कानून नहीं बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, MSP का पूर्ण रूप क्या होता है? MSP का पूर्ण रूप जो है वह है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वह कृषि की लागत का 1.5 गुना होता है। भारत में टोटल 22 फसल के लिए MSP जारी किया गया है। MSP से किसानों को कुछ हद तक लाभ होने की संभावना रहता है, क्योंकि जो निजी मार्केट होता है उसमें किसान अपने फसल का अच्छे दाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कृषि से उनका मन धीरे धीरे हटने लगता है और वह दूसरे उद्योग के लिए, दूसरे बिजनेस के लिए पलायन करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो नानाजी देशमुख को शिक्षा और स्वास्थ्य, ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम करने के लिए 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया था, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है। 1954 में 3 लोगों को यह सम्मान दिया गया था। सन 2024 में यह सम्मान 5 लोगों को दिया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी
और एक बिहार के कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक के नाम से जाना जाता है। ये 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक डैश है। तो यह एक राजनीतिक संघ है। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जो है वह एक राजनीतिक संघ है। इसमें 54 सदस्य हैं राष्ट्रमंडल में। इसका हेड क्वार्टर जो है वह लंदन में है। राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर लंदन में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समस्थानिक, समान स्थान वाले को समस्थानिक कहते हैं। तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को समस्थानिक कहते हैं। वैसे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। और एक होता है समभारिक। भार, दोस्तों भार का मतलब वजन होता है। वजन मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में द्रव्यमान। तो जिसका द्रव्यमान समान होगा वह समभारिक होगा। तो समभारिक में भार यानी कि द्रव्यमान समान होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, तो उसे समभारिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया था? तो राफेल विमान को फ्रांस से खरीदा गया था। इसको भी याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से संगत है और परिणामतः एक समूह बनाते हैं। चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? तो प्रमुख यमात्तर रेखा जो है वह संबंधित नहीं है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। कर्क रेखा जो होता है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वह उष्णकटिबंध के रूप में जाना जाता है। भारत में स्थित यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल और उनके समावेशन के वर्ष में गलत युग्म की पहचान कीजिए। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के स्थल को शामिल किया जाता है, तो इसमें से सांची का स्तूप मध्य प्रदेश जो है वह 1988 गलत है। सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। लाल किला को 2007 में किया गया था। आगरा किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी को 1986 में। और एक ताजमहल का याद रखिएगा कि ताजमहल को यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया था। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। 1946 में इसे मान्यता प्राप्त हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है, जो कि फ्रांस है की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है? तो सरल जो है वह भूप्रेक्षण उपग्रह है, याद रखिएगा। सरल जो है भूप्रेक्षण उपग्रह है। पृथ्वी से भू उपग्रह जो है उसकी जो ऊंचाई होती है वह 36,000 किलोमीटर होता है। अगर किसी उपग्रह को कृषि प्रक्षेपण शास्त्र को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह उपग्रह कभी भी, चाहे वह वस्तु कभी भी पृथ्वी पर लौट के वापस नहीं आता है। चंद्रयान 3 को LVM M3 M4 से लॉन्च किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। जो 23 अगस्त को साउथ पोल पे लैंड किया था, इसलिए हम लोग 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं।
अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश का एक उदाहरण है। तो सुंदरवन जो है वह मैंग्रोव वन का उदाहरण है। सुंदरवन की डेल्टा में मैंग्रोव वन पाया जाता है। यह डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, इसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सुंदरवन की डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों के संगम से होता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखिए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो त्रिज्यीय जो है वह गुंबद जैसी संरचना होता है और यह जल निकासी के पैटर्न को दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यह लास्ट क्वेश्चन था हमारे सेट का। तो अगर सेट अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।